बहुत लंबा भाषण नहीं होगा क्योंकि हमें सांसद जी को सुनना है। बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टर भी हैं। मोदी जी ने क्या किया इस देश के लिए वो सब लोग जानते हैं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत भयंकर बीमारी आई कोरोना, और कोरोना में सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर गए, और मरते तो करोड़ों अगर कोई बेकार सरकार होती। मोदी जी को बड़ी चिंता थी अपने देशवासियों की, उन्होंने पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ उस कोरोना खंड काल में कार्य किया, वैक्सीन बनवाई। और कमाल तो जब हुआ कि ये विपक्षी पार्टी, चोर पार्टियां जो वो कह रही थी कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये मोदी जी की जो वैक्सीन है इसमें जहर है, इसमें पता ना क्या क्या बता दिया। उस समय तुम्हारा लाल, तुम्हारा शेर गौतम बुद्ध नगर का सांसद डॉक्टर महेश शर्मा आगे आया और बोला सबसे पहले मैं इस वैक्सीन को मैं लगवाऊंगा, अगर मरना होगा तो इस वैक्सीन से मैं मरूंगा। और सब लोगों के सबसे पहले अगर वैक्सीन लगवाई तो वो सांसद जी ने लगवाई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। जिस समय एयरपोर्ट की बात चल रही थी 2014 में, सभी को याद होगा उत्तर प्रदेश की धरती पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जेवर विधानसभा से विधायक जो आज हमारी पार्टी में हमारे नेता है वेदराम भाटी जी, वो बहुजन समाज पार्टी से थे। अब केंद्र का प्रोजेक्ट था, आपकी वोटों की बल पर सांसद जी उस समय उड्डयन मंत्री थे, हवाई जहाज मंत्री थे। इन्होंने किस तरह से हम लोगों के लिए बेईमानी करी, किस तरह से लड़ाइयां लड़ी, और अंत में जाकर के वो हवाई अड्डा जेवर में बन रहा है। इसमें कोई शंका नहीं है सांसद जी, ये जनता हमेशा इस हवाई अड्डे को बहुत लंबे समय तक याद रखेगी कि आपने इतनी बड़ी चीज हम लोगों के लिए दे दी। बहुत लंबा समय ना लेते हुए एक बार मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, जिनको अभी एक नारा चलता है सबका साथ सबका विकास, मैं उस नारे को जोड़ रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। और मोदी जी का डॉक्टर महेश शर्मा पर विश्वास, एक बार पुनः इनको टिकट दे दिया और ये आपके बीच में आमंत्रित। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। देश का विनोद उपरालसी का नाम नहीं लोगे तो नाराज हो जाएगा। ये देश का सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं। वो गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब देश में कोई ऐसी स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ते हैं, तो कोई ना कोई कृष्ण के रूप में जन्म लेता है इस धरती की माटी पर। ऐसे ही कृष्ण के रूप में नरेंद्र मोदी जी को 2014 में आपने सबने मिलकर पहली बार आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उसके मुखिया बने नरेंद्र मोदी जी। उस नरेंद्र मोदी जी ने जिसने गरीबी देखी है, आप भी टीवी पे देखते होंगे कि बूढ़ी माँ को साथ लेकर 100 साल की उम्र में गई है इस दुनिया से, परिवार छोड़कर देश के लिए चल पड़े, क्योंकि वो कह चुके थे कि पूरा देश मेरा परिवार है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी पैदा होते हैं। मुझे भी आपने सौभाग्य दिया, ये आपकी दी हुई ताकत थी, मेरी औकात नहीं थी। मैं तो एक मास्टर का, किसान का बेटा हूं कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। 5 बार पार्टी ने टिकट दिया, विधायक का भी दिया, सांसद का भी दिया, सांसद भी बनाया और 4 विभाग का मंत्री भी बनाया। ये आपकी दी हुई ताकत थी, आपकी दी हुई पूंजी थी। साथियों, मैं आपका किस तरह से धन्यवाद दूं, किस तरह से ये कर्ज उतारूंगा। वास्तव में दुनिया में जब आदमी पैदा होता है तो कर्ज लेकर पैदा होता है। सबसे पहला कर्ज उस ऊपर वाले भगवान का कि उसने हमें मानव योनि दी, नहीं तो बंदर, बिल्ली, भेड़, बकरी भी बना सकता था। माँ बाप का कर्ज, जिन्होंने जन्म देकर इस धरती पर आने का हमें मौका दिया। गुरु का कर्ज चढ़ जाता है, जो गुरु उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, विद्या ज्ञान देता है। और चौथा कर्ज चढ़ जाता है इस समाज का, जो कर्ज मुझ पर भी। मेरा बूढ़ा बाप दुनिया से जाए तो लोग कंधा देने चल पड़ते हैं, बेटी की शादी हो तो लोग कन्यादान करने चल पड़ते हैं, कि समाज के कर्ज चढ़ते चले जाते हैं। जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। कर्ज उतारने का मौका मिल जाए, पंच बन जाओ, सरपंच बन जाओ, मंत्री बन जाओ, सांसद बन जाओ, तो ये समाज मौका देता है कि आप इस कर्ज को उतार लो, कुछ प्रयास करें।
आपने बाबूजी ने बहुत बड़ी बात कही कि नाली खड़ंजे ये तो सब बनते रहेंगे। तेजपाल नागर जी जैसा विधायक भी आपने मुझे दे दिया। वेदराम जी भी हमारी पार्टी में अच्छे इंसान है, बहुत देवता इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। जोरदार ताली एक बार, जोरदार ताली। साथियों, वक्त बदला है और इस वक्त बदलने के साथ साथ राजनीति भी बदली है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी बदली है। आपने मौका दिया तो ये 30,000 करोड़ का ये एयरपोर्ट आ गया है। अब कोई जरूरी नहीं सबको एयरपोर्ट की रोजी जरूरत पड़े, लेकिन आसपास की जमीनों के भाव 3 गुने से 4 गुने 5 गुने तक बढ़े। इस एयरपोर्ट के कारण 1 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी मिलेगी और उसमें 40% रिजर्वेशन अपने लोकल बच्चों को दिया जाए। जोरदार ताली, जोरदार। बिजली, मेरी माताएं बहनें बैठी है यहाँ, बिजली की जरूरत होती है, गैस के चूल्हे की जरूरत होती है। आज वो दिन गुजर गए कि टॉयलेट ना हो घर में, बाहर खेतों में जाना पड़ता था, वो दिन गुजर गए। ये बदलाव मोदी लाए। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी फिर जरूरत है देश को कि नहीं है भाई? सही सही बताना। फिर चाहते हो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने? जरा हाथ उठा के बता दो। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं तो सही सही बताना कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के फर्क नहीं करते जाट में, जाटों में, हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण और गुर्जर में। जब मौका लगा, मुझे ये दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान बन रहा था, बोले भाई इसमें इतिहास लिखा जाना है, लोकल इतिहास। तो मैंने कहा भाई ये गुर्जर बिरादरी का इतिहास लिखा जाना है। तो आइए अफसर बोले भाई ब्राह्मण कहेंगे, ठाकुर कहेंगे, हमारा भी लिखो। हमने कहा इस क्षेत्र की पहचान हमारी इस मार्शल कौम गुर्जर बिरादरी से भी। और वो आज मूर्ति 1000 साल का इतिहास, बिरादरी का युवा पीढ़ी, हम लोग दुनिया में रह ना रहे, वो इतिहास जरूर रहेगा। जाकर 1000 साल का इतिहास वहां पर लिखा हुआ है। साथियों, आएंगे आपके पास लोग, आपने मन बना लिया मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, आएंगे कोई लोग कहेंगे मैं भी भाटी हूं, तुम भी भाटी हो, मैं भी नागर हूं, तुम भी नागर हो, ना मिलेंगे तो भाई सुमित को पकड़ लाएंगे, भाई तू पकड़ के लाया था बता जरा, रिश्तेदारी निभा लेना, विदाई लेनी हो रस्म अदायगी की ले लेना, दुगने करके दे देना। लेकिन उनसे पूछ लेना तो भाई तेरी बहन जी अगर प्रधानमंत्री बन रही हो तो तू आगे हम पीछे। जवाब वो भी देगा कि ना बन पड़े। कोई है उम्मीद? एक सीट है, एक सीट का आदमी 273 चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। और ये चुनाव प्रधानमंत्री का है, किसी सांसद का, मंत्री का नहीं है चुनाव। उनसे कह देना कि जब अभी किसी ने मुझे डाटा दिया कि 1800 वोट है इस गांव में, पिछले बार 700 वोट बीजेपी को मिले, 1200, हाँ 1200 पड़े 1800 में से 700 बीजेपी को मिले, 500-600 वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मिले, उनको भी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उनसे ये पूछ लो कि भाई अगर प्रधानमंत्री तुम्हारी बहन जी बन रही हो तो हम भी उन्हीं, और ना बन रही हो तो भैया फिर मोदी को बनने दो। तो राजनीति का तकाजा है। अखिलेश जी का 2 ही सांसद, कोई उम्मीद नहीं है बनने। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस गांव से ये संदेश जाए, ये गांव मोदी का गांव है, बीजेपी का गांव है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, मैंने कभी जात बिरादरियों में 40 साल हो गए मुझे यहाँ रहते इस नोएडा, कभी बिरादरी का फर्क बैठा होती है, मेरी बिरादरी मेरे युवा साथी बैठे खड़े हैं यहाँ, कभी ऐसा फर्क देखा हो? तो राहुल भाई, मुखिया जी, ये देखो ये मेरे साथ अजीत मुखिया जी, नरेंद्र नागर भाई रहते हैं, कभी फर्क ना किया है ना करूंगा। डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद। और ये भी विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने ये सम्मान दिया है, ये जो आपने एहसान और कर्ज दिया है मुझ पर, इसको 4 गुना कर कर अपने क्षेत्र को वापस करूंगा, आपके सम्मान को भी वापस, और सम्मान की सफेद चादर पर दाग भी नहीं लगने दूंगा। ये भी विश्वास मैं आपसे दिलाता हूं। मेरी माताओं बहनों को उन्होंने ताकत दे दी, मोदी जी इस मामले में बड़े उस्ताद हैं। उन्होंने कहा ये आधी आबादी महिलाओं की है, उनको 33%, अब के ये प्रधानपतियों की दुकान बंद हो रही है। माता जी, बहन जी,
अगली बार ये प्रधानपतियों की दुकान बंद होने वाली है। आप यहां बैठे होंगे, ये सामने बैठे होंगे। कर दिया इसका जुगाड़ मोदी जी ने, 33% रिजर्वेशन कर दिया है। अगली बार ये सोफों पे आप बैठे होंगे, ये सब सामने कुर्सियों पे बैठे नजर आएंगे। मंत्री जी वो तो कह रही चाह रहे हैं हम तो। हो गया ये तो कर दिया मोदी जी ने, और कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद गैस का चूल्हा चलाना इनको अभी से सिखा दो, ताकि आगे रोटी रोटी फोड़ी पड़े। भारत माता की जय। हमारी ताकत ही हमारी मातृशक्ति है। बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, दुर्गा के रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। और एक यही रिश्ता ऐसा है जो भावनात्मक रिश्ता है। इस रिश्ते को हम प्रणाम करते हैं। माताजी 84 साल की माँ है। सवेरे घर में मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, 1 घंटा माँ के साथ जरूर बैठता हूं। ये भी मैं चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो इस समय हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के खानपुर गांव में। देखते हैं यहाँ पर काफी लोग खड़े हैं और एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है। वहीं पर हमारे नेताजी हैं, उनसे पूरा परिचय लेंगे कि वर्तमान में किस पद पर हैं। नेताजी, अपना जो परिचय हमारे दर्शकों के लिए आप देंगे। और तो बात की जाती है, वैसे तो चौथी बार भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर महेश शर्मा जी के लिए टिकट मिला है। क्षेत्र में युवाओं की जो परेशानी है उससे संबंधित बात कराएंगे। पहले दर्शकों के लिए आप अपना परिचय दिए, पार्टी में क्या पद है आपके पास? नमस्कार भाई साहब, मैं नरेंद्र भाटी हूँ। वर्तमान में प्रदेश में युवा मोर्चा में सह कोषाध्यक्ष हूँ। पूर्व में 3 बार मैं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रहा हूँ जी, और इसी गांव का निवासी हूँ जी। लगातार आप सबके बीच रहता हूँ। तो अब इसमें जो है सांसद जी के लिए टिकट मिला है और तरह तरह की वो भी थी कि टिकट कटेगा, लेकिन बात करते हैं इस बात पर। टिकट तो क्लियर हो गया, लेकिन युवाओं की समस्या आती है। कहीं भी हम जाते हैं तो रोजगार से संबंधित जो मुद्दा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, टिकट में तो कोई संशय ही नहीं था। बहुत ही एजुकेटेड हमारे नेताजी हैं। पूर्व से ही लगातार यहाँ पर उन्होंने कार्य करा। संगठन में लगातार उनकी इतनी मजबूती से पकड़ रही है। संगठन हो या सरकार, वो लगातार काम करते रहे। पूर्व में 2009 में भी उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद 2012 में वो विधानसभा प्रत्याशी बने और बहुत भारी बहुमत से वो जीते। उसके बाद वो लगातार 2 बार यहाँ से लोकसभा से सांसद बने हैं। तो उनकी बहुत मजबूत पकड़ है और लगातार वो शिक्षित होने के नाते, चाहे चिकित्सा का माध्यम हो, वो लगातार यहाँ कार्य कर रहे हैं। ये तो बात बराबर है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है चारों तरफ। क्षेत्र में युवाओं की रोजगार की, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्षेत्र में युवाओं के रोजगार की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे, यही गौतम बुद्ध नगर में लगभग 1000 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ स्थापित हुई हैं। ओप्पो हो, वीवो हो, टेक्ना हो, हायर हो, सैमसंग हो, LG हो, जहाँ भी आप क्षेत्र में किसी कोने में जाएंगे वहीं आपको एक नई औद्योगिक इंडस्ट्री स्थापित होती या वर्तमान में चलती दिखाई देगी। लाखों लाख युवाओं को एक जगह ही आपको रोजगार मिलता दिखाई देगा। आप नोएडा की अगर बात करें तो कितने सारे HCL, TCS, इन्फोसिस, तो रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। बस भ्रमित करने के लिए लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ कहते हैं। सारे कॉलेजेस यहाँ पर हैं, यहीं पर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और बहुत ही सही उनके लिए है कि यहीं के यहीं उन्हें रोजगार मिल जाता है।